So, in order to have a better understanding of a income tax, one must have a full conceptual knowledge of the basic concept. बेसिक कॉन्सेप्ट की जो है वो अच्छी नॉलेज जो है वो होना एंड उसके ऊपर फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जो है वो इनकम टैक्स जो है वो अच्छे से सीखना है तो। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रहने वाला है कि हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो पकड़ बना के रखें। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स है इसके अंदर हम कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, पहले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है एंड असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम वो सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। देन हम ये सीखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हम सीखेंगे एंड एसएससी का मीनिंग क्या होता है वो हम सीखेंगे। देन उसके बाद में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो हम जो है वो सीखेंगे। देन हम टैक्स रेट्स जो है वो सीखेंगे। इंडिविजुअल के केस में जो है टैक्स रेट्स, एचयूएफ के केस में क्या होते हैं, एओपी के केस में क्या होते हैं, बीओआई के केस में क्या होते हैं एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में जो है वो टैक्स रेट जो है वो क्या होते हैं। उसके बाद में हम ये सीखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन नंबर 87A क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में हम जो है वो टैक्स रेट जो है वो कंपनीज़ के केस में जो है वो टैक्स रेट जो है वो सीखेंगे। देन उसके बाद में जो है वो हम टैक्स रेट जो है वो फर्म्स, लोकल अथॉरिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो उसके इसमें जो टैक्स रेट जो कैसे लगता है वो हम जो है वो सीखेंगे। उसके बाद में जो है वो हम अगला कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे वो होगा सरचार्ज का। सरचार्ज अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हम सीखेंगे। एंड उसके बाद में हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो उसका मतलब सीखें। एंड फाइनली जो है वो हम ये सीखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का जो है वो मतलब क्या होता है। कॉन्सेप्ट है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, कि असेसमेंट ईयर क्या होता है एंड प्रीवियस ईयर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हम जो है वो सीखते हैं कि असेसमेंट ईयर जो है वो क्या होता है। असेसमेंट ईयर को जो है वो टैक्स पेमेंट ईयर और जो है वो टैक्स जिस साल में जो है वो टैक्स को जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाता है या फिर जिस साल में जो है वो टैक्स को जो है वो पे किया जाता है उसे जो है वो क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर जो है वो बोला जाता है। एंड ये हमेशा जो है वो 12 महीने का जो है वो पीरियड होता है। ये स्टार्ट जो है वो कब होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये कब तक जो है वो चलता है, 31 मार्च तक जो है वो होता है। 1 अप्रैल से ये 31 मार्च तक होता है। ये 12 महीने का पीरियड होता है। जिस साल में जो है वो टैक्स को जो है वो पेमेंट करी जाती है या फिर जिस साल में जो है टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर जो है वो बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर को जो है वो बोलते हैं जिस साल में जो है वो इनकम हम कमाते हैं उसे जो है वो क्या बोला जाता है, प्रीवियस ईयर जो है वो बोला जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, इनकम अर्निंग ईयर को जो है वो प्रीवियस ईयर भी जो है वो बोलते हैं। अगर मैं न्यू बिज़नेस की बात करूं तो ये जो है वो ये कब से स्टार्ट होता है, डेट ऑफ न्यू बिज़नेस से स्टार्ट होता है एंड जो है वो ये 31 मार्च तक जो है वो चलता है। अगर मान लो कोई नया बिज़नेस जो है वो पूरे साल में जो है स्टार्ट हुआ है तो अभी तो वो नया नया स्टार्ट हुआ है, तो जब से वो जो है वो न्यू बिज़नेस की डेट होती है वहाँ से लेकर 31 मार्च तक जो है वो प्रीवियस ईयर होता है। अगर अदर केसेस की मैं बात करूँ तो ये अदर केसेस के अंदर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक होता है। और प्रीवियस ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर का कि जस्ट जो है वो पिछले वाला जो है वो साल होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, जस्ट असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछले वाला साल होता है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि असेसमेंट ईयर जो है वो क्या होता है, वो जस्ट अगले वाला साल होता है। तो प्रीवियस ईयर जो है वो जस्ट उसके पिछले वाला साल होता है एंड अगले वाले साल को क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर जो है वो बोलते हैं। आपके लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है, 2020 है। एंड फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो है वो क्या है कि आपके लिए जो है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो आप जो है वो किस साल में जो है वो इनकम अर्न करोगे, आप 1/4/2020 1 अप्रैल 2020 से लेकर जो 31 मार्च 2021 तक जो है इनकम जो है वो अर्न करी है वो आप जो है वो कब जो है वो कैलकुलेट और जो है वो पे करोगे, अगले असेसमेंट ईयर के अंदर जो है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर जो है वो क्या करोगे, कैलकुलेट और पे करोगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्या हो गया 2021 एंड रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो है वो क्या हो गया 21-22 हो गया। अब एक जनरल रूल मैं जो है वो आपको बताता हूँ। जनरल रूल जो है वो क्या कहता है, जो इनकम होती है ना प्रीवियस ईयर की वो जो है वो टैक्सेबल कौन से साल में होती है, असेसमेंट ईयर में जो है वो होती है। ये जर्नल रूल है। तो जो है वो जो भी प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो कब जो है वो टैक्सेबल होती है, कौन से साल में टैक्सेबल होती है, वो असेसमेंट ईयर में जो है वो टैक्सेबल होती है।
तो उसी असेसमेंट ईयर के अंदर जो है वो आपको क्या करने पड़ते हैं, सारे के सारे जो है वो कंप्लाइंसेस जो है वो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर जो है वो क्या होता है, वो क्लियरिटी से जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा साल था, जिस साल में हमने जो है वो जो टैक्स पेमेंट ईयर या फिर जो है वो जिस साल में जो है टैक्स को कैलकुलेट करा जाता है उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं। एंड जिस साल में हम जो है वो इनकम कमाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर भी जो है वो बोलते हैं। न्यू बिज़नेस के अंदर वो जो है वो कौन सा होता है, वो जब से हमने न्यू बिज़नेस की डेट होती है, जब से वो स्टार्ट हुआ है से लेकर 31 मार्च तक, और अदर केसेस के अंदर वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वो हो जाता है, होता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर जो है वो क्या होता है। एंड मैंने आपको ये बता ही दिया कि आपके लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है, फाइनेंस एक्ट 2020 है। उसके अंदर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2021। तो जो आपने जो वो इनकम जो कि 2021 में जो है वो कमाई होती है उसको आपको कैलकुलेट और पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से पहले कि टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स जो होता है वो एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि हमारे को किसको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये इम्पोज कौन करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है। एंड हमारे को किसको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। एंड ये आपको जो है वो कंपलसरी जो है वो पे करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा होगी तो ही आप पे करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी जो है वो टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बनती है तो आपको जो है वो पे करना ही पड़ता है। तो इट इज़ अ कंपल्शन। ठीक है, तो ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कुछ भी आ रही है तो आपको जो है वो पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब टैक्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, टैक्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी जो है वो टैक्स होता है यहाँ पर जो है वो एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है हमारे पास ब्लैक मनी टैक्स होता है। अगर आप कोई भी इनकम जो है वो अर्न कर रहे हो, जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अर्न कर रहे हो, सैलरी की इनकम जो है वो अर्न कर रहे हो, या फिर जो है वो बिज़नेस से जो है वो कोई भी इनकम अर्न कर रहे हो, तो कोई भी अब अगर आप जो है वो इनकम पे जो है वो अर्न करोगे, जो टैक्स जो है वो आपकी इनकम पर जो है वो लगेगा उसे इनकम टैक्स जो है वो बोलते हैं। अब ब्लैक मनी टैक्स जो है वो क्या होता है, जैसे मान लो आपकी कोई बाहर जो है वो बाहर किसी देश में जो है वो काली कमाई है, ठीक है, जो ब्लैक मनी वगैरह है उसके ऊपर जो है वो क्या लगता है, ब्लैक मनी जो है वो टैक्स लगता है। इंडिया वाली जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर क्या लगता है, इनकम टैक्स जो है वो लगता है। अब इसके बाद में आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो जीएसटी और एक कस्टम ड्यूटी। जो जीएसटी होता है वो गुड्स और सर्विसेज पर जो है वो लगता है, और कस्टम ड्यूटी जो है वो कब लगती है, जब आप इंडिया से बाहर जो है वो गुड्स को जो है वो इंपोर्ट करते हो तो आपकी जो है कस्टम ड्यूटी लगती है। एंड कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट पर जो है वो जब आप गुड्स को इंपोर्ट जो है वो करते हो तब जो है वो कस्टम ड्यूटी लगता है, और कभी कभार एक्सपोर्ट पर भी लगता है। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनकम टैक्स को जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्यों बोला जाता है। देखो इनकम टैक्स के अंदर 2 आ जाते हैं, एक होता है हमारे पास टैक्स पेयर और एक होती है हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टैक्स किससे मांगती है, वो जो है वो टैक्स जो है वो मांगती है टैक्स पेयर से। और जो टैक्स पेयर है वो किसको टैक्स जो है वो पे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करता है। अब जो है वो टैक्स पेयर जो है वो उसको जो है वो क्या भी बोलते हैं, उसको जो है वो एक और नाम होता है, उसको जो है वो हम असेसी भी जो है वो बोलते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करने के लिए एक बोर्ड जो है वो बनाया हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो बनाया हुआ है, जो कि जो है वो इनकम टैक्स के रिलेटेड मैटर्स को जो है वो क्या करता है, हैंडल करती है। अब सारे इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस जो है वो ढंग से हो, सारे की सारी चीज़ें जो है वो ढंग से पे हो रही हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो है बनाया गया, जिससे जो है वो हम इनकम टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट भी जो है वो बोलते हैं। अब वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें जो है वो हम असेसिंग ऑफिसर भी जो है वो बोलते हैं। अब ये जो है वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो उनका काम क्या होता है, इनका जो है काम होता है कि जो है छापा डालना, सर्च एंड सीजर्स वगैरह करना, तो ये सारा का सारा काम जो है किसका होता है, असेसिंग ऑफिसर का जो है वो होता है। इसके अलावा वो ये भी चेक करते हैं कि जो असेसी ने जो इनकम बताई है वो ठीक बताई है नहीं बताई है, ये भी काम जो है कौन चेक करता है, असेसिंग ऑफिसर जो है वो चेक करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जो टैक्स लगाने की पावर है वो गवर्नमेंट को कहाँ से मिली है, वो गवर्नमेंट को जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो मिली है टैक्स लगाने की पावर। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उसके अंदर जो आर्टिकल नंबर 246 है उसका 7वां शेड्यूल जो है वो बोलता है कि 3 जो है वो हमारे पास में लिस्ट होती हैं, एक तो यूनियन लिस्ट, एक तो स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। अब जो यूनियन लिस्ट होती है उसके अंदर जो है वो वो सारे मैटर्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो पावर जो है वो किसके पास में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो है वो होती है। एंड स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर होते हैं जिसके ऊपर कानून बनाने की पावर जो है किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो आ जाती है जिसके अंदर जो है वो कानून बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी है। अब जो है वो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो है वो एंट्री नंबर 82 है, उसके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो है वो कानून बना सकती है टैक्स लगाने का
लेकिन एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एंड इसी जो है वो इसी को यूज़ कर कर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो क्या बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो बनाया था। और ये जो इनकम टैक्स है ये पूरे की पूरी जो है होल ऑफ इंडिया पर जो है वो अप्लाई होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1962। अब आप जो है वो ये पूछोगे कि जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो कहाँ पर कवर्ड होती है। एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो कवर होती है। तो ये जो है वो कहाँ पर कवर होती है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो है वो कवर होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पर जो है वो टैक्स लगाने का कानून जो है वो कौन बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। बट किसी भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पर जो है वो टैक्स नहीं लगा रखा है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो वैसे ही पावर नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट ने वैसे ही कानून नहीं बना रखा है इसके ऊपर टैक्स लगाने का। तो ये जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पर जो है वो कोई भी टैक्स नहीं है, तो ये एग्जेम्प्ट इनकम है। इसके बाद में आ जाता है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स, जो है वो लॉ आ जाता है। उसके अंदर जो है वो आपको जो है वो कहाँ से जो है कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो होते हैं कि इनकम टैक्स लॉ के। इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है। देखो लॉ जो है ना बहुत बड़ा होता है और एक्ट जो है वो छोटा होता है। देखो लॉ के अंदर एक्ट भी आ जाता है, रूल्स आ जाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो है वो सोर्स होता है इनकम टैक्स लॉ का। इसके बाद में आ जाता है इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रूल्स 1962 जो है वो आए थे, वो भी सोर्स है इनकम टैक्स लॉ का। और एक एनुअल फाइनेंस एक्ट है जो है वो कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2020 जो है वो एप्लीकेबल है। इसके बाद में सर्कुलर्स आ जाते हैं जो कि सीबीडीटी ने इशू करे हुए हैं, जो कि जो है वो बाइंडिंग होते हैं डिपार्टमेंट पर और जो है वो एसएससी पर जो है वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। अब रूल्स में जो है वो क्या दे रखे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन रेट, फॉर्म कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पर दे रखी होती है, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर जो है वो दे रखी होती हैं। अब इसके बाद में आ जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। देखो एनुअल फाइनेंस एक्ट अभी मैंने बोला था ना, एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है जिसके थ्रू जो है वो अमेंडमेंट जो है वो करी जाती है ना, उसे जो है वो बोला जाता है फाइनेंस एक्ट जो है वो बोला जाता है। ये किसके साथ में आता है, ये जो है वो बजट के साथ में आता है। तो बजट के साथ में जो है फाइनेंस बिल जो है वो आता है। अब ये जो फाइनेंस बिल होता है ये पार्लियामेंट में जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और जैसे ही ये जो है वो पास हो जाता है, ये जो फाइनेंस बिल है, तो जब ये पार्लियामेंट से जो है वो पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये फाइनेंस एक्ट जो है वो बन जाता है। अब सर्कुलर्स वगैरह क्या होते हैं, जैसे हमने जो है ऊपर असेसिंग ऑफिसर्स वगैरह जो है वो देखे थे। अब वो जो है वो असेसी वगैरह की जो है वो इनकम वगैरह जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूट वगैरह करते हैं। अब जब वो इनकम जो है वो कंप्यूट करते रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती रहती हैं, क्योंकि देखो इनकम टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो जो है वो उनको कोई दिक्कतें वगैरह जो है वो आती रहती हैं। तो जो है वो उनके डाउट को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए सीबीडीटी जो है वो क्या करती है, सर्कुलर्स वगैरह जो है वो क्या करती है, इशू जो है वो करती है। तो जो सर्कुलर जो भी सीबीडीटी जो है वो इशू करती है, तो वो जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, असेसिंग ऑफिसर्स वगैरह, इनके ऊपर तो जो है वो बाइंडिंग होते हैं सर्कुलर्स। बट असेसी जो है वो असेसी पर जो है वो बाइंडिंग नहीं होते। असेसी चाहे तो उसे फॉलो कर सकता है, नहीं तो वो नहीं भी फॉलो कर सकता। इसके बाद में अगला सोर्स आ जाता है इनकम टैक्स लॉ का, वो आ जाता है नोटिफिकेशन वगैरह। अगर किसी चीज़ को इमीडिएटली जो है वो क्या करना है, लागू वगैरह करना है, तो नोटिफिकेशन जो है वो कौन इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो है सीबीडीटी जो है वो इशू करती है। तो ये कौन जो है वो इशू करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी जो है वो इशू करती है, और ये जो है वो सभी पर बाइंडिंग होते हैं, ये जो नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं। इसके बाद में अगला सोर्स आ जाता है इनकम टैक्स लॉ का, ज्यूरिडिकल डिसीजन जो है वो आ जाते हैं। अगला सोर्स जो असेसिंग और असेसिंग ऑफिसर वगैरह होते हैं, अगर मान लो इन दोनों में जो है वो लड़ाई हो जाती है तो ये कोर्ट में जाते हैं। अब असेसी जो है वो बोल रहा है मेरी इनकम जो है वो 1 लाख है, और डिपार्टमेंट जो है वो बोल रहा है उसकी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपये है। मान के चलो लेट अस चेंज द एग्जांपल, मान लो असेसी जो है वो कह रहा है कि उसकी इनकम 9 लाख है और जो है डिपार्टमेंट वाला कह रहा है उसकी इनकम जो है 9.5 लाख रुपये है। तो इस केस में जो है वो कोर्ट जो है वो क्या देता है, ज्यूरिडिकल डिसीजन जो है वो देता है कि कितनी इनकम जो है वो मानी जाएगी। तो कोर्ट जो डिसीजन देता है उसे क्या जो है वो क्या चीज़ बन जाती है, ज्यूरिडिकल डिसीजन जो है वो बन जाती है, और वो जो है वो सभी पर जो है वो बाइंडिंग होता है। तो ये हाई कोर्ट जो है वो जो हाई कोर्ट के डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जैसे कह लो। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये क्लियर हो जाता है कि इनकम टैक्स क्या होता है। सबसे पहले जो हमने ये सीखा कि टैक्स जो है वो क्या होता है, फिर इसके बाद में जो है हमने ये सीखा कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है कितने पार्ट आ जाते हैं, 2 पार्ट आ जाते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स आता है, फिर हमने उनके इनडायरेक्ट टैक्स के जो है वो पार्ट जो है वो समझे। फिर हमने जो सीबीडीटी को जो है समझा वो क्या होता है वो सीखा। फिर हमने जो है वो ये सीखा कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है। फिर हमने जो है वो ये सीखा कि ये जो है वो टैक्स चार्ज करने की पावर जो है वो कहाँ पर दी हुई है। एंड फिर हमने जो है वो ये देखा कि कितनी टाइप की लिस्ट होती हैं एंड कौन सी लिस्ट के अंदर जो है किसको पावर जो है वो मिली हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने सीखी। सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन किसकी सीखते हैं, पर्सन की जो है वो डेफिनेशन जो है वो सीखते हैं। पर्सन के अंदर जो है वो ये 7 लोग जो है वो आ जाते हैं, एंड इस 7 लोगों के अलावा भी जो है वो कोई लोग होंगे वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है।
सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल, आ जाता है इंडिविजुअल, मैन, वूमेन, नेचुरल पर्सन, आप, मैं, ये हम सारे के सारे जो है किस में कवर हो जाते हैं, इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कवर हो जाते हैं। इसके बाद में जो है वो HUF आ जाती है। HUF के अंदर जो है वो फैमिली एंटिटी आ जाती है। फैमिली एंटिटी में मतलब जैसे कर्ता, अदर मेंबर, जो को पार्टनर्स भी जो है वो जिन्हें हम बोलते हैं। एंड HUF के अंदर एक बात और आप जो है वो ध्यान में रखना, अब HUF बनाने के लिए आपको एक से ज़्यादा जो है वो, पहले जो है ऐसा नहीं होता था कि एक से ज़्यादा मेल मेंबर की ज़रूरत होती थी, बट अब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास में जो है वो एक से ज़्यादा मेल मेंबर होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो है वो फीमेल को भी जो है वो क्या बोला जाता है, मेंबर जो है वो बोला जाता है आज के ज़माने में। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो, अब ऐसा नहीं है। पहले जो है वो ऐसा होता था कि जो है वो मेल मेंबर की जो है वो 2 मेल मेंबर जो है वो होने ही चाहिए होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो फर्म के अंदर जो है वो क्या आ जाती है, फर्म के अंदर जो है वो फर्म के अंदर जो है वो LLP भी जो है वो कवर हो जाती है। फर्म के अंदर जो है वो LLP भी जो है वो आ जाती है। तो फर्म के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी आ गई, एंड LLP भी जो है वो आ गई। पार्टनरशिप फर्म को जो है वो कौन गवर्न करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो गवर्न करता है, और LLP को जो है वो कौन गवर्न करता है, LLP एक्ट जो है वो 2008 जो है वो कवर करता है। तो आपको बस यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि फर्म के अंदर जो है वो LLP भी जो है वो इंक्लूड हो जाती है। अगली आ जाती है कंपनीज़। कंपनीज़ भी जो है वो इंक्लूड हो जाती है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। एंड कंपनीज़ को कौन सा एक्ट जो है वो गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो गवर्न करता है। इसके बाद जो है वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर AOP और BOI भी जो है वो कवर हो जाते हैं। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये क्या होता है, ये जो है वो लोगों का जो है वो संगठन होता है, जो कि क्या होते हैं, ये लोग जो है वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लो 2 कंपनीज ने मिलकर जो है वो जॉइंट वेंचर जो है वो बनाया, तो ये जो है वो क्या चीज़ है, ये जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो संगठन बना उसके अंदर अगर मान लो, या फिर जो समूह है उसके अंदर जो है वो सिर्फ अगर इंडिविजुअल है ना, तो वो क्या हो जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोला जाता है। जैसे 3 लोगों ने मिलकर जो है वो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट जो है वो बनाया, तो वो क्या बन जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर हमने AOP का मतलब समझ लिया, और BOI का मतलब जो है समझ लिया। लोकल अथॉरिटी के अंदर जो है वो, इसके बाद पर्सन की डेफिनेशन में लोकल अथॉरिटी भी जो है वो कवर हो जाती है। लोकल अथॉरिटी का जो है वो आप ये मतलब समझ सकते हो, जैसे कि नगर निगम वाले, म्यूनिसिपैलिटी वाले, ये सारे के सारे जो है किसमें जो है वो, ये भी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कवर होते हैं। इसके बाद जो है वो अगला चीज़ जो कवर होती है, अगला पर्सन जो है वो आ जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी जो है वो कवर हो जाता है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। जैसे टेम्पल्स हो गया, कोर्ट्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये किस में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन में जो है वो कवर हो जाते हैं। ये जुरिडिकल पर्सन है, ना कि जुडिशियल, जुरिडिकल पर्सन में जो है वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ होगी, वो भी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में जो है कवर हो जाएगी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देख रहे होगे, इसमें कवर नहीं है, वो भी जो है इसके अंदर जो है वो कवर हो जाती है। उसके अलग जो है वो टैक्स रेट्स वगैरह होते हैं। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन जो है वो आ जाती है असेसी की, जो है वो डेफिनेशन आ जाती है। अब असेसी का मतलब है कोई भी जो ऊपर जो है वो पर्सन जो है वो दे रखा है, जिसको जो है वो या तो टैक्स पे करना है, या तो इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, या तो जो है वो पेनल्टी जो है वो पे करनी है, वो असेसी जो है वो कहा जाता है। मतलब कोई भी पर्सन जिसको जो है वो टैक्स पे करना है, या तो इंटरेस्ट पे करना है, या तो जो है वो पेनल्टी जो है वो पे करनी है। एंड इसके अंदर डीम्ड असेसी भी आ जाता है, और असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी जो है वो असेसी की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। अब असेसी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं लिखा हुआ है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब है, जैसे मान लो आपने TDS जो है वो डिडक्ट करा, किसी पर्सन का आपको TDS डिडक्ट करना था, आपने TDS डिडक्ट करा, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो वो जो है वो क्या बन जाता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट जो है वो बन जाता है। एंड डीम्ड असेसी जो है वो, डीम्ड असेसी आप ये समझ सकते हो, जैसे फॉरेन टैक्स वगैरह के अंदर जो है वो, जब मैं जो है वो आपको सिखाऊंगा, तो मैं आपको जो है वो ये सिखाऊंगा कि डीम्ड असेसी का मतलब क्या होता है। तो असेसी के अंदर जो है वो डीम्ड असेसी भी जो है वो आ जाता है, इसके अंदर जो है वो डीम्ड असेसी भी आ जाता है, एंड असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। असेसी इन डिफ़ॉल्ट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पढ़ ली कि पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। एंड हमने जो है वो ये सीख लिया कि असेसी जो है वो कौन होता है, एंड और उसकी डेफिनेशन, असेसी की डेफिनेशन में जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। हम जो है वो कैसे हम जो है वो टोटल इनकम को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वो हम जो है वो सीखेंगे। देखो, जब भी हमारे को जो है वो टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे को रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकालना पड़ता है। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना जो है वो क्यों ज़रूरी है, देखो, क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्टेटस में जो है वो रेजिडेंट की जो इनकम होती है, वो उसकी ग्लोबल इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर मैं नॉन रेजिडेंट की बात करूँ, तो नॉन रेजिडेंट की ओनली इंडिया वाली इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। तो जो रेजिडेंट होता है उसकी इंडिया वाली इनकम भी और फॉरेन वाली इनकम भी जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर। लेकिन नॉन रेजिडेंट होता है उसकी ओनली इंडिया वाली इनकम जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है।
एक बार हमने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल लिया, देखो ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो वैसे आपको निकालना पड़ता है, मतलब वैसे तो क्वेश्चनों में दे रखा होता है, एंड अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ता है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको जो है वो निकालना ही पड़ता है इसको। एंड जैसे ही आपने जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो निकाल लिया, उसके बाद में आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, इनकम जो है वो निकालनी पड़ती है, हर साल की जो है वो इनकम जो है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको इनकम जो है निकालनी पड़ेगी, पाँचों हेड्स की इनकम निकालनी पड़ेगी, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो निकालनी पड़ेगी। देखो जो कंपनीज़ वगैरह होती है उसके अंदर सैलरी की तो इनकम होती ही नहीं है, एंड हाउस प्रॉपर्टी की जो है वो रेयर चांसेस में जो है वो होती है, वैसे तो होती ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की भी। जब ये आप जो है वो कंप्यूट कर लोगे उस केस के अंदर, उसके बाद में आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लबिंग ऑफ इनकम जो है वो कम करना पड़ेगा। आपके किसी और की इनकम अगर आपकी इनकम में क्लब्ड होनी है तो आप उसकी इनकम जो है वो क्या करोगे, क्लब्ड करोगे। देन उसके बाद में आप जो है वो लॉसेस को जो है वो क्या कर दोगे, सेट ऑफ वगैरह कर दोगे। और अगर मान लो कोई भी जो है वो लॉसेस जो है वो सेट ऑफ वगैरह नहीं हो रहे, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी लॉसेस का करोगे। इस सभी के बाद में जो है वो क्या होगा, इनकम आई, क्लब कर दी इनकम, कोई लॉसेस है वो सेट ऑफ कर दिए, ठीक है, उससे आपकी इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आपकी आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आप जो है वो डिडक्शन जो है वो माइनस कर दोगे चैप्टर 6A वाली, जैसे आपने कोई LIC में पैसा जमा कराया है, PPF में पैसा जमा कराया है, वो माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम, या फिर जो है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद में जो है वो क्या होगा, इसके बाद में जो है वो जो भी आपकी टोटल इनकम हो जो है वो टैक्सेबल इनकम आई, उसके दो पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं, एक तो जनरल रेट वाली इनकम और एक स्पेशल रेट वाली इनकम। अब स्पेशल रेट इनकम क्या होती है, स्पेशल रेट इनकम जैसे आप ये सोच सकते हो, जैसे कि कोई लॉटरी की इनकम है, ठीक है, जो कि स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, 30% पर जो है वो टैक्स होती है, और ब्लैक मनी वाली इनकम है जो कि 78% पर जो है वो टैक्स होती है, तो ये स्पेशल रेट इनकम होती है। और जनरल रेट देखो, फिर आप जो है वो क्या करोगे, आप जो आपने जो है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम जो है वो निकाली, उसको जो है वो आप क्या करोगे, उसके जो अंदर जो है वो जनरल रेट वाली इनकम को जो है वो जनरल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और स्पेशल रेट इनकम को जो है वो स्पेशल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड इन दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स जो है वो निकल जाएगा। इस टोटल टैक्स के अंदर आपको जो है सरचार्ज जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज जो है वो कब आप ऐड करोगे, जब आपकी इनकम जो है वो कुछ सर्टेन लिमिट से जो है वो एक्सीड कर जाती है, तब आपको सरचार्ज जो है वो ऐड करना पड़ता है। उसके बाद में आपको जो है वो सेस जो है वो लगाना पड़ता है, ये कंपलसरी होता है, ये हमेशा आपको लगाना ही पड़ता है। एंड ये जो सेस होता है ये 4% होता है टैक्स का एंड सरचार्ज का, ठीक है। अगर आपका जो सरचार्ज नहीं लग रहा है तो आपका 4% जो है किसका हो जाएगा, टैक्स का। लेकिन अगर सरचार्ज भी लग रहा है तो टैक्स प्लस में सरचार्ज का जो है 4% जो है वो लग जाता है सेस, बट ये कंपलसरी होता है, ये तो लगता ही लगता है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो आपका जो है वो क्या आ जाता है, टोटल टैक्स पेबल जो है वो आ जाता है, कि कितना टोटल टैक्स जो है वो आपका बना, वो निकल कर आ जाता है। इसके बाद में जो आपका TDS डिडक्ट हो चुका है, और जो है वो TCS जो है वो आपने जो है वो जमा करा रखा है, या फिर एडवांस टैक्स अगर आपने जो है कुछ भी पे कर दिया है, वो जो है वो आप माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने टैक्स का ये सारा हिस्सा तो जो है वो पहले ही जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो पे कर दिया है। इसके बाद में जो है वो आपका नेट टैक्स पेबल जो है वो बन जाएगा, या फिर जो है वो रिफंडेबल जो है वो बन जाएगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो आपको TDS TCS और एडवांस टैक्स का जो है वो क्या मिल जाता है, रिफंड जो है वो मिल जाता है। एंड जो है वो माइनस करने के बाद प्लस आया तो मतलब आपका पेबल है, एंड अगर जो है वो माइनस में आया तो रिफंडेबल है। क्यों ऐसा, देखो जो प्लस होता है वो साइन क्या शो करता है कि आपने जो है वो कम जो है वो TDS TCS और आपका एडवांस टैक्स जो है कम कटा हुआ है, कम गवर्नमेंट के पास में गया है जो टैक्स का हिस्सा है, तो अभी आपको और पे करना है, तो इसीलिए नेट टैक्स पेबल पॉजिटिव आया तो वो पेबल बनता है। एंड अगर नेगेटिव आया इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा जमा करा दिया है TDS TCS और एडवांस टैक्स, तो उस केस में जो है वो आपका रिफंडेबल जो है वो बन जाता है, तो आपको गवर्नमेंट से जो है वो रिफंड मिल जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर हमने जो है वो स्टेप्स सीखे कि कैसे हमारे को जो है वो अपनी टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड आपको जो है वो ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कैसे जो है वो आपको टोटल इनकम को जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ पर कौन सा स्टेप जो है वो लेना है, एंड कैसे जो है वो अपनी जो है टोटल इनकम जो है नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन ने वो पूछा है या फिर टोटल इनकम जो है पूछी है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। टैक्स रेट्स के बारे में जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है वो सीखते हैं जनरल टैक्स रेट जो है वो सीखते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी HUF है, कोई भी AOP है, कोई भी BOI है, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल जो है वो पर्सन है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, उसकी इनकम जो है वो टैक्स किस रेट पर होती है, स्लैब रेट्स पर जो है वो टैक्स होती है। अब टोटल इनकम अगर इनकी जो है वो 2.5 लाख रुपए तक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक है, तो इनके ऊपर कोई भी टैक्स रेट जो है वो नहीं लगेगा।
अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख तक है तो कितना टैक्स रेट लगेगा, 5% जो है वो टैक्स रेट जो है वो लगेगा। ये 2.5 लाख क्या है, ये याद रखना, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर मान लो 5 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है तो कितना जो है वो टैक्स रेट लगेगा, 20% टैक्स रेट जो है वो लगेगा। और अगर उसकी इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो किस रेट से टैक्स लगेगा, 30% से जो है वो टैक्स रेट जो है वो लगेगा। तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की जितनी मतलब ये जो इसके बीच में जो 2.5 लाख की इनकम होगी उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी, मतलब 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक, मतलब कितनी, 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 20% जो है टैक्स रेट लगेगा। और 10 लाख से जितनी ऊपर इनकम होगी वो 30% होगा। अगर मान लो आपकी जो है वो इनकम जो है वो, मैं अभी आपको जो है वो कंप्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो हम इनकम जो है निकाल सकते हैं। मान लो मिस्टर ए है, उसकी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख रुपये है। तो 12 लाख में सबसे पहले जो 2.5 लाख है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील। ठीक है, जो पहला, क्योंकि पहला 2.5 लाख तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, उतना तो माफ़ है। ठीक है, अब जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितनी इनकम हुई, 2.5 लाख जो है वो तो 2.5 लाख के ऊपर 5% का होगा 12,500। अब जो है वो 5 लाख से जो है वो 10 लाख तक जो है वो, मतलब देखो यहाँ 2.5 लाख ख़त्म हो गए, जो है 12 लाख में से 2.5 लाख तो बेसिक एग्जेम्पशन में चले गए। अब उसके बाद में जो 2.5 लाख थे उसके ऊपर हमने जो है टैक्स कितना पे करेंगे, 12,500 का। अब जो है 2.5 इधर चले गए, 2.5 इधर हो गए, तो 5 जो है वो लाख जो है वो हमने 5 लाख पर एक तरह से टैक्स दे दिया, कितना, 12,500। तो 12 लाख में से 5 लाख खत्म हो गए, कितने रह गए, 12 - 5 कितने होते हैं, 7 लाख। तो अभी 5 लाख इस ये भी पूरा जो है वो एग्जॉस्ट होगा। 5 लाख से 10 लाख वाला, तो 5 लाख के ऊपर कितना जाएगा, 20%, 1 लाख का। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कितना हो गया, यह 5 लाख, यहाँ 2.5 लाख और यहाँ 2.5 लाख, तो मतलब 10 लाख तो यहाँ तक एग्जॉस्ट हो गए। 12 लाख में से हमने जो है 10 लाख पे टैक्स पे कर दिया। तो हमारी यहाँ अब 2 लाख की जो है इनकम पे और टैक्स पे करना है। तो 10 लाख से ऊपर कोई इनकम है हमारी, है, तो वो जो 2 लाख रुपए वाली इनकम है उसके ऊपर 30% से टैक्स कितना पे करेंगे, 60,000 रुपये का जो है वो टैक्स रेट टैक्स जो है वो पे करेंगे। तो हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया, 1,72,000 जो है वो 500 जो है वो हमारा जो है वो टोटल टैक्स हो गया। अभी हमने जो केस डिस्कस करा था वो नॉर्मल केस था, जहाँ पर जो है वो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स से जो है वो कम ही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज जो है वो 60 ईयर्स या फिर जो है वो ज़्यादा है, बट जो है वो 80 साल से कम है प्रीवियस ईयर के अंदर, या फिर फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर से पहले पहले जो है उसकी एज जो है वो क्या है, 60 साल से जो है वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है बट 80 साल से जो है वो कम है, तो वो क्या बन जाता है, वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो बन जाता है। वो क्या बन जाता है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो बन जाता है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर का मतलब ये है, अगर उसकी जो एज है वो 60 ईयर्स जो है वो हो जाती है 1 अप्रैल 2021 में भी हो जाती है ना, मैं कौन से जो है वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, 2021 के लिए बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 1/4/2020 से लेकर अगर 31 मार्च 2021 की अगर आप इनकम निकाल रहे हो, मतलब आपने इनकम जो है कमाई 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक जो वो इनकम जो कमाई थी जिसको आपको टैक्स पे करना है इसमें, तो असेसमेंट ईयर के पहले दिन में, मतलब 1/4/2021 को भी अगर आप जो है 60 साल के हो जाते हो, वैसे तो देखो मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं, असेसमेंट ईयर में के भी पहले दिन में अगर आपका जो है वो एज जो है 60 साल क्रॉस हो जाती है, तब भी आपको ये जो टैक्स रेट है, ये इसका जो है वो बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो है वो बोला जाता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका स्लैब रेट जो है वो 2.5 लाख से जो है वो क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो ऊपर वाले केस में क्या था, 2.5 लाख था, और इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, स्लैब रेट जो है वो 3 लाख जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लाख तक जो है वो क्या हो जाएगी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर 3 लाख तक कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। सो 3 लाख से 5 लाख पर जो है 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी उस पर 20%, एंड अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% है। अब इसके बाद में अगला केस आ जाता है जहाँ पर जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो है ना, ये जो दोनों के दोनों थे 60 साल और 80 साल वाले, ये जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही बेनिफिट मिला है। अगर नॉन रेजिडेंट है उसके ऊपर वही 2.5 लाख वाले ही जो है वो स्लैब रेट जो है वो मिलते हैं, उनको जो है वो ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता, इवन दो वो रेजिडेंट जो है वो सीनियर सिटीजन है या फिर रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तब भी नहीं मिलता। अब अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है जो कि रेजिडेंट है, उसकी एज जो है वो 80 साल से ज़्यादा हो जाती है, या तो प्रीवियस ईयर के अंदर ही हो जाती है, जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपने इनकम कमाई है उसी के अंदर हो जाती है, या तो जो है वो असेसमेंट ईयर के पहले दिन भी अगर उसकी एज जो है वो 80 साल क्रॉस कर जाती है, मतलब 1/4/2021 की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर 2021 की बात करके उसके रिस्पेक्ट में अगर 1/4/2021 को भी उसकी एज जो है वो 80 प्लस हो जाती है, तब जो है वो उसके ऊपर कौन सा जो है वो टैक्स रेट लग जाएंगे, ये वाले लग जाएंगे। तो 5 लाख तक उसके ऊपर कोई भी जो है वो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो क्या हो गई,
5 लाख हो गई। एंड अगर मान लो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगी वो 20% की रेट पर जो है टैक्स होगी। और अगर मान लो 10 लाख से ऊपर भी कोई इनकम है तो जो है वो टैक्स रेट जो है क्या होगा 30% हो जाता है। अब ये ओनली केस किसके अंदर होता है, ये रेजिडेंट मतलब ये इंडिविजुअल के केस के अंदर होता है, क्योंकि एज जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल की ही होती है। तो यहाँ पर हमने जो है वो टैक्स रेट जो है वो अच्छे से सीख लिया। रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो रिबेट मिलती है वो हम सीखने जा रहे हैं। कौन से सेक्शन के अंदर रिबेट मिलती है, सेक्शन नंबर 87A के अंदर जो है वो रिबेट जो है वो मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कब मिलती है वो हम जो है वो सीखेंगे, कब मिलती है एंड कितनी मिलती है वो हम जो है वो अभी सीखेंगे। तो ये जो सबसे पहले आप ये दिमाग में क्लियर रखना, ये जो रिबेट है ये किसको मिलती है, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। तो क्या जो है वो रेजिडेंट HUF को मिलती है, नहीं, रेजिडेंट HUF को नहीं मिलती, ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। तो वो इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, इंडिया का है, उसको मिलेगी। क्या नॉन रेजिडेंट को जो है वो ये रिबेट मिलती है, नहीं मिलती है। अब कब मिलती है, जब उसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है अगर उसकी टोटल इनकम, तो जाकर उसको जो है वो क्या मिलती है, ये रिबेट जो है वो मिलती है। ये जो रिबेट है ये सारी की सारी इनकम से जो है वो मिल जाती है हमारे को, सिर्फ एक इनकम को छोड़ के। वो कौन सी इनकम होती है, अगर हमारा कोई कैपिटल गेन है 112A वाला, वहाँ से रिबेट नहीं मिलती। बाकी सारी की सारी इनकम से जो है वो हमारे को ये रिबेट जो है वो मिल जाती है। शर्त बस ये है कि हमारी इनकम जो है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो रिबेट होती है ये कितनी मिलती है, 12,500 या फिर जो है वो टैक्स अमाउंट विच एवर इज़ लेस तक जो है वो हमारे को जो है वो ये रिबेट जो है वो मिलती है। बस आपको जो है वो ये बात जो है वो दिमाग में रखनी है कि जो है वो ये जो रिबेट होती है ये बिफोर जो है वो सेस मिलती है। तो सेस को तो हम सबसे लास्ट में जाके जो है वो ऐड करते हैं, सेस को पहले ऐड मत करके जो है वो बाद में, मतलब उसमें से रिबेट माइनस मत करना, पहले आपको रिबेट माइनस करनी है, फिर जो आएगा उसके ऊपर टैक्स लगाना है। तो ये जो 112A वाली कौन सी इनकम होती है, जो लिस्टेड जो है वो शेयर्स पर जो वो हमारे लिस्टेड शेयर्स वाली जो इनकम होती है ना, जो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन जो है वो निकलता है, उसके वहाँ से ये हमारे को रिबेट नहीं मिलती। बाकी जो है वो हर जगह से जो है वो ये रिबेट जो है वो हमारे को जो है वो मिल जाती है। अब एक बात सोचो कि जो है वो रिबेट जो है मैक्सिमम कितनी मिलती है, 12,500 की जो है वो मिलती है। एंड या फिर जो है वो टैक्स अमाउंट, क्योंकि टैक्स अमाउंट से ज़्यादा ये तो थोड़ी है कि आपका रिफंड बना देंगे, अगर आपके मैक्सिमम जो है वो टैक्स अमाउंट तक ही जो है वो मिलती है। मतलब एक तरह से विच एवर इज़ लोअर का मतलब यहाँ पर ये इसीलिए लेकर आया हुआ है। देखो अगर मान लो कोई मिस्टर ए है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक है, तो 5 लाख तक उसका टैक्स जो है वो कैसे कितना बनेगा, 12,500 तक का। तो उसको रिबेट कितनी मिल जाएगी, 12,500, या फिर जो है टैक्स अमाउंट कितना निकला था 12,500, विच एवर इज लेस, दोनों में से लेस क्या है 12,500, तो नील हो जाती है। इसीलिए आपने ये जो है वो सुना भी होगा कि हमारी जो है वो 5 लाख तक इनकम नील होती है। देखो स्लैब रेट तो अभी भी 2.5 लाख है, लेकिन वो 5 लाख तक की इनकम जो है वो हमारी नील कैसे हो जाती है, वो ऐसे नील होती है क्योंकि हमारे को रिबेट जो है कितने की मिल जाती है, 12,500 की जो है वो मिल जाती है, या फिर टैक्स अमाउंट विच एवर लोअर की मिलती है। तो यहाँ पर उसकी 5 लाख तक इनकम थी। अब जो है वो टैक्स तो वैसे निकला इसके अंदर 5 लाख की इनकम पर, पहले 2.5 लाख पर नील, फिर जो अगले 2.5 लाख थे उसके ऊपर 5%, तो 2.5 लाख पर 5% कितना होता है 12,500, उसमें से रिबेट मिल गई 12,500 की, या फिर जो है वो टैक्स अमाउंट भी 12,500 था, विच एवर इज लेस, दोनों में से लेस क्या है 12,500 ही है, तो नील हो गया। तो इसीलिए इस तरीके से 5 लाख तक इनकम जो है वो लेस हो जाती है। जो लोग कहते हैं टैक्स स्लैब रेट चेंज नहीं हुआ कि 5 लाख तक हो गया है वो, बट हमारी रिबेट चेंज क्या हुई थी, रिबेट जो है वो चेंज हुई थी, वो 12,500 हो चुकी है। लेकिन अगर मान लो कोई जो है वो किसी की भी, अगर मान लो कोई भी इनकम है जिसकी किसी भी टोटल इनकम जो है 4,10,000 है, तो उसका टैक्स कितना हुआ, पहले 2.5 लाख पर तो जो है वो नील, फिर जो बाद में 2.5 लाख से 4,10,000 तक है उसके ऊपर 5%, वो कितना निकल जाएगा 8,000 जो है वो निकल जाएगा, उसमें से रिबेट 12,500 या फिर मैक्सिमम जो है टैक्स अमाउंट तक तो 8,000 तक का, तो जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे ये आई थी हमारे पास 8,000 का टैक्स आया, तो उसमें से 8,000 माइनस हो गए, तो ये आ जाएगा। मतलब आपको ये नहीं कि 12,500 की रिबेट मिल जाएगी, 8,000 तक की मिलेगी। ऐसे अगर मान लो आपकी इनकम जो है वो 5,10,000 होती, तो उसके ऊपर 5,10,000 के ऊपर टैक्स जो है कैसा आता, पहले 2.5 लाख पर नील, फिर जो 2.5 लाख से 5 लाख है उसके ऊपर 5%, फिर जो अगला जो है वो अगले जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में कोई इनकम है हमारी, हाँ है 10,000 की आ रही है, तो उसके ऊपर 20% का। तो अगर आप निकालोगे कैलकुलेटर पर तो आपका कितना निकलेगा, 14,500 जो है वो आपका निकल जाएगा। क्या रिबेट मिलेगी, रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा जो है वो एक्सीड कर गई है। तो आपका जो है टैक्स कितना आ जाएगा, 14,500 जो है वो आ जाएगा। एंड ये जो 14,500 आया, इसके बाद में हमारे को क्या, हम क्या करेंगे, सेस जो है वो बाद में ऐड करेंगे। सेस तो सबसे लास्ट में जो है वो ऐड करा जाता है। अब ये मत कर देना टैक्स के बाद में जो है सेस ऐड कर दिया, बाद में रिबेट माइनस कर रहे हो, ऐसी गलती मत कर देना। सेस तो सबसे लास्ट में जाकर जो है वो ऐड अप किया जाता है।
सो यहाँ पर हमारा रिबेट अंडर सेक्शन नंबर 87A जो है वो ख़त्म हो जाता है। रेट जो है वो कंपनीज़ के ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो लगते हैं वो हम जो है वो सीखेंगे। तो कंपनी जो है वो आ जाती है दो टाइप की, एक तो आ जाती है जो है वो डोमेस्टिक कंपनी और एक आ जाती है हमारे पास में फॉरेन कंपनी। और जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो कौन सी होती है, या तो वो इंडियन कंपनी होगी या तो एक ऐसी कंपनी है जिसने जो है वो अरेंजमेंट किया हुआ है डिविडेंड पेमेंट का, कि कोई भी जो इनकम जो भी टैक्सेबल हो रही है इंडिया से उससे वो जो है वो डिविडेंड को पे कर रही है, उसको भी जो है वो क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाता है। और अगर आप जो है वो ये बात पूछोगे कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है, इंडियन कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर एंड जिसका जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कहाँ पर है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है, वो जो है वो क्या बन जाती है, इंडियन कंपनी जो है वो बन जाती है। तो ये दो बेसिक क्राइटेरियाज फुलफिल करने के बाद में वो जो है वो क्या बन जाती है, इंडियन कंपनी बन जाती है। तो अब सवाल आता है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। जो भी जो है वो कंपनी बच जाती है डोमेस्टिक कंपनी के अलावा उसे क्या बोला जाता है, फॉरेन कंपनी जो है वो बोला जाता है। और फॉरेन कंपनीज होती है उसके ऊपर भी जो है वो फ्लैट रेट होती है। फ्लैट रेट क्या होती है, 40% जो है वो होती है, 40% का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है टोटल इनकम के ऊपर। अगर अब मैं जो है वो बात करूं डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर जो है वो दो टैक्स रेट जो है वो दे रखे हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है या जो है वो टर्नओवर या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 400 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो टैक्स रेट जो है वो क्या लग जाता है, 25% का लग जाता है। एंड अगर मान लो अदर केस है तो वहाँ पर जो है वो कितना टैक्स रेट जो है वो लग जाता है, 30% का जो है वो टैक्स रेट लग जाता है। जहाँ पर जो है वो टर्नओवर जो है वो क्या है, टर्नओवर जो है वो मतलब 400 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये जो है वो 40 करोड़ नहीं, ये 400 करोड़ है। अगर 400 करोड़ तक है तो जो है वो मतलब आप उतनी बड़ी कंपनी नहीं हो तो आपके ऊपर जो है टैक्स रेट क्या है, 25% है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो टर्नओवर या फिर जो है वो ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो एक तरह से अदर केस में कौन आ गया, जिसके 400 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर टर्नओवर, मतलब आप बड़ी कंपनी हो तो आपसे टैक्स भी जो है वो क्या करा जाएगा, ज़्यादा वसूला जाएगा। तो वहाँ पर टैक्स रेट जो है वो क्या हो जाता है, 30% का जो है वो हमारे पास में टैक्स रेट होता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो ये चीज़ें सीख ली कि डोमेस्टिक कंपनी के अंदर जो है वो कौन सी कंपनीज़ को जो है वो डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बोला जाता है, एंड डोमेस्टिक कंपनीज़ होती है उसके ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है, एंड फॉरेन कंपनीज़ जो होती हैं उसके ऊपर जो है वो कौन सा और कितना टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब एक क्वेश्चन मैं जो है वो आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो उस साल के अंदर कंपनी थी ही नहीं, 18-19 में कंपनी थी ही नहीं, वो अभी बनी है, तो क्या जो है वो टैक्स रेट जो है वो लगाओगे? तो द करेक्ट आंसर है आपको जो है वो 30% का जो है वो टैक्स रेट लगाना है। मैं एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता हूँ, मान लो जो है वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि कितने टर्नओवर है या क्या है, तो आपको कौन सा जो है वो टैक्स रेट लगाना है, तो आपको 30% लगाना है। तो आपको जो है वो अदर केसेस में जो है वो क्या लगाना होता है, 30% लगाना होता है। एक ही केस है, अगर आपको क्वेश्चन में टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो दे रखी है 400 करोड़ तक की है प्रीवियस ईयर 18-19 में, तभी आपको 25% लगाना है। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये टैक्स रेट जो है वो कंपनीज के ऊपर क्या टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। सोसाइटी के ऊपर जो है वो कैसे जो है वो किस रेट पर जो है वो टैक्स होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, एंड फर्म एंड लोकल अथॉरिटी को जो है वो किस रेट पर जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म या फिर लोकल अथॉरिटी। फर्म या फिर जो लोकल अथॉरिटी होती है उसको फ्लैट जो है वो कितना 30% ऑफ टोटल इनकम पर जो है वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो फर्म या फिर लोकल अथॉरिटी को फ्लैट रेट होता है 30% ऑफ टोटल इनकम का जो है वो, उसके टोटल इनकम का 30% पर जो है वो क्या करना होता है, टैक्स जो है वो एक तरह से पे करना होता है। तो टैक्स कितना आता है, 30% ऑफ टोटल इनकम। अगर हम टोटल इनकम को 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, टैक्स अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में जो है वो कवर नहीं थी। बट आपने देखा ही होगा पर्सन की डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, क्योंकि वहाँ पर पर्सन के आगे क्या लिखा होता है, इंक्लूड। पर्सन इंक्लूड्स का मतलब है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उन 7 लोगों के अलावा जो भी लोग वहाँ पर लिखे हुए हैं उसके अलावा भी जो है वो कवर हो सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर एक तरह से कवर हो जाती है। अब मैं बात बताऊं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी स्लैब रेट्स के हिसाब से जो है वो टैक्सेशन जो है वो होता है। अब मैं स्लैब रेट्स के बारे में बात बताता हूँ। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपकी इनकम जो है वो, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं मतलब अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड अगर उसकी जो है वो इनकम जो है वो टोटल इनकम जो है वो आ रही है 10,000 तक है, तो आपको टैक्स रेट तब भी देना पड़ेगा। टैक्स रेट क्या है, 10% का। एंड अगर उसकी जो है वो टोटल इनकम जो है वो 10,000 से ज़्यादा
से लेकर 20,000 तक की अगर इनकम आ रही है तो उसके ऊपर जो है वो 20% का टैक्स रेट आएगा। एंड अगर आपकी इनकम जो है वो 20,000 से भी ज़्यादा एक्सीड अप कर जाती है, अगर आपकी कोई भी इनकम जो है वो 20,000 से एक्सीड कर रही है, जितनी इनकम जो है वो एक्सीड कर रही है, उस पर 30% का जो है वो टैक्स रेट आता है। मान के चलो आपकी जो है वो टोटल इनकम जो है वो 15,000 की है आपकी, मतलब अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड उसकी जो है वो टोटल इनकम जो है वो कितनी है 15,000 की है, तो 10,000 तक का आपका टैक्स रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 10% का जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो 10,000 होंगे उसके ऊपर 10% जो है वो लग जाएगा, मतलब 1,000। एंड उसके बाद में जो 5,000 है वो 10,000 से 20,000 की लिमिट में आ रहे हैं, वो जो 5,000 का पोर्शन होगा उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 20% का लगेगा। तो हमारे को दोनों को क्लब्ड करके कितना जो है वो लग जाएगा, 585 का जो है वो। आई थिंक देयर इज सम एरर। जैसे 10,000 जो था सबसे पहले उसके ऊपर 10% जो है वो लगता है, 1,000 हो गया। फिर उसके बाद में जो 5,000 है उसके ऊपर 20%, तो 1,000 है। तो हमारा जो है वो टोटल टैक्स जो है वो कितना लग जाएगा, हमारा जो है टोटल टैक्स हो जाएगा 2,000 का जो है वो हमारा टोटल टैक्स जो है वो हो जाएगा। अगर मैं जो है वो एक्सक्लूडिंग जो है वो सेस की बात करूँ तो यहाँ हमारा जो है वो टोटल टैक्स जो है कितना बन गया, 2,000 जो है वो हमारा टैक्स बन जाता है। तो हमारे को कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऐसे जो है वो करना पड़ता है। एंड अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी जो है वो टोटल इनकम जो है वो सपोजिंगली 40,000 की है, तो पहले 10,000 पर जो है वो कितना लग जाएगा, 10%, मतलब 1,000। फिर जो 10,000 से 20,000, मतलब जो है वो जो अगली 10,000 की इनकम होगी उसके ऊपर कितना लगेगा, 20% लगेगा। यहाँ तक हमारी 20,000 की इनकम कवर हो गई। ठीक है, अब हमारी 40,000 की इनकम थी, 40,000 में से 20,000 पे हम टैक्स दे चुके हैं। अब जो है वो कितनी बच गई, 20,000 से ऊपर की इनकम कितनी है, 20,000। तो 20,000 है तो उसके ऊपर कितना आ जाएगा, 30% का। तो ये हो गया हमारे पास 9,000 का। बट अगर मान लो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम जो है वो 8,000 ही है, तो 8,000 के ऊपर टैक्स रेट कितना हो गया, 10%, मतलब 800 रुपया। तो ये दो की तो बात ही नहीं आई। आप समझ रहे हो ना, ये दो की तो बात ही नहीं आई, क्योंकि 8,000 तक की थी तो 10,000 से ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं हुआ टैक्स रेट, और 20,000 से भी ज़्यादा है नहीं कोई इनकम, तो यहाँ पर नहीं हुआ, बस सिर्फ जो है वो 800 रुपये की इनकम आएगी। अगर मान लो उसकी टोटल इनकम 8,000 है तो टैक्स कितना आएगा, 800 रुपये का जो है वो टैक्स आ जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो है वो ऐसे जो है वो टैक्सेशन जो है वो करा जाता है, स्लैब रेट के हिसाब से जो है वो हम जो है वो टैक्स जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो हमारा जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो फॉर्म और या फिर लोकल अथॉरिटी के ऊपर कैसे टैक्स, क्या टैक्स रेट होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पर क्या टैक्स रेट होता है, ये हमने जो है वो सीखा। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सरचार्ज का मतलब क्या होता है। सरचार्ज का मतलब होता है जो है टैक्स के ऊपर लगता है उसे बोला जाता है सरचार्ज। सरचार्ज जो है वो किन लोगों के ऊपर लगता है, अमीर लोगों के ऊपर लगता है। अब जब आपकी इनकम जो है वो एक सर्टेन लिमिट से जो है वो क्रॉस हो जाती है, तब आपकी इनकम पर क्या लगता है, सरचार्ज जो है वो लगता है। अब आपको बस इसके अंदर ना एक बात ध्यान में जरूर रखनी है सरचार्ज की कैलकुलेशन के टाइम पर, कि ये इनकम के ऊपर लगता है, ये इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये टैक्स के ऊपर जो है वो एक और टैक्स लगता है जिसे सरचार्ज जो है वो बोला जाता है। सबसे पहले ये समझो कि ये किसके ऊपर लगता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, वेट अ सेकेंड, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में जो है वो ये लगता है सरचार्ज। एंड इनके केस में अगर अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एंड इनकी अगर जो है टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है सर्टेन लिमिट से, तब लगता है। सबसे पहले जो है वो अगर इनकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इनकी इनकम अगर 50 लाख रुपए तक होगी तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, 1 करोड़ रुपए तक होगी, तो कितना सरचार्ज लगेगा, 10% ऑफ टैक्स का जो है वो क्या लगेगा, सरचार्ज जो है वो लगेगा। कितना लगेगा, 10% ऑफ टैक्स लगेगा, इनकम नहीं टैक्स लगेगा। ठीक है, तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी एंड अप टू 1 करोड़ तक कितना होगा, 10% ऑफ टैक्स जो है वो क्या लग जाएगा, हमारे को सरचार्ज जो है वो लग जाएगा। एंड अगर हमारी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है और 2 करोड़ तक है, तो हमारे को सरचार्ज जो है वो कितना लगेगा, 15% का सरचार्ज लगेगा। एंड 2 करोड़ से ज़्यादा है एंड 5 करोड़ तक है तो 25% लगेगा। एंड अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा है तो जो है वो कितना लगेगा, 37% लगेगा। जो 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। अब आपको जो है वो दिमाग में बस एक बात की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि ये स्लैब रेट नहीं है, ये फ्लैट रेट है।
मान के चलो आपकी इनकम जो है वो 5 करोड़ 50 लाख है, तो ऐसा नहीं होगा कि अप टू 50 लाख नील ऐसे करके कैलकुलेशन नहीं होगी, स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होती। ये फ्लैट रेट है, ये फ्लैट रेटिंग के ऊपर जो है वो फ्लैट रेट है। मतलब आपकी 5 करोड़ 50 लाख होगी तो आप जो है वो आपके ऊपर फ्लैट कौन सा रेट लग जाएगा, फ्लैट 37% का जो है वो सरचार्ज जो है वो लग जाएगा। तो ये गलती मत करना कि जो है वो स्लैब रेट के हिसाब से जो है सरचार्ज की कैलकुलेशन करने लग गए। नहीं, सरचार्ज की कैलकुलेशन जो है वो हमेशा जो है वो इनकम, आप ये देख लो कि कहाँ पर आपकी इनकम जो है फॉल कर रही है। अगर आपकी इनकम जो है 5 करोड़ 50 लाख है तो आपके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट, फ्लैट जो सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा, 37% जो है वो लग जाएगा। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो सरचार्ज रेट है 25% एंड 37% का, ये दोनों जो रेट्स हैं ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी 111A वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाले, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाले हैं, उनके ऊपर ये जो हायर सरचार्ज रेट है ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मान लो ये दोनों होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होगा, तो उस केस में मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो है वो कितना लगेगा, 15% ऑफ टैक्स ही लगेगा। उसके ऊपर हायर सरचार्ज रेट 25% ऑफ टैक्स एंड 37% ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम इसे जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मिस्टर ए की टोटल इनकम जो है वो 60 लाख रुपए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या मेन अप्रोच जो है वो रहेगी सरचार्ज की कैलकुलेशन के अंदर। सबसे पहले आप जो है वो क्या करो, टैक्स की कैलकुलेशन कर लो। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक कितनी इनकम हुई, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक कितनी हुई, 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट होगा, 20%, मतलब 1 लाख। एंड मोर देन 10 लाख होगा तो उसके ऊपर कितना जो है वो चला जाएगा, कितना है मोर देन 10 लाख, उसके ऊपर जो है चला जाएगा 30%, तो 15 लाख आ गया। तो टैक्स कितना हो गया हमारे पास, 16,12,500। एंड सरचार्ज जो है वो कितना लग जाएगा, सरचार्ज जो है वो इस केस के अंदर जो है वो 60 लाख है। अब देखो कि सरचार्ज जो है वो कहाँ पर फॉलो अप कर रहा है, कि क्या आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से जो है वो ज़्यादा है और 1 करोड़ तक है, तो जो है वो आपके ऊपर फ्लैट जो है कितना रेट लग जाएगा, 10% ऑफ टैक्स लग जाएगा। ऐसा मत करना कि जो है 50 लाख तक नील एंड 50 लाख से जो है वो 60 लाख, 10 लाख के ऊपर जो है 10% लगा रहे हो। नहीं, ये जो पूरा जो है 50 लाख से 1 करोड़ आपका फॉल हो रहा है, ये फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, 10% ऑफ टैक्स जो है वो लग जाएगा। तो 10% ऑफ टैक्स जो है वो लग जाएगा, ये रहा। एंड टैक्स प्लस में सरचार्ज जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 17,73,750। ये बिफोर सेस में बता रहा हूँ, टैक्स प्लस सरचार्ज। इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्म है, लोकल अथॉरिटी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उस केस के अंदर जो है वो सरचार्ज जो है वो कैसे लगता है। अगर कोई फर्म है या लोकल अथॉरिटी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज कब लगेगा, जब 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी टोटल इनकम। एंड कितना परसेंट ऑफ टैक्स लगेगा, 12% ऑफ टैक्स लगेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सरचार्ज की। अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम कंपनीज की बात करेंगे। कंपनीज हैं और कंपनी के अंदर अगर डोमेस्टिक कंपनी है, तो अगर डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड 10 करोड़ तक है तो 7% ऑफ टैक्स लगेगा। फ्लैट रेट है ये, याद रखना। टोटल इनकम चेक करो, 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर 10 करोड़ के बीच में है तो 7% ऑफ टैक्स लगा दो, ठीक है, सरचार्ज। एंड अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है इनकम आपकी टोटल इनकम, तो आपको 12% ऑफ टैक्स लगाना है, ठीक है। फ्लैट रेट है ये, स्लैब रेट्स नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये फ्लैट रेट्स हैं, ये स्लैब रेट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी फॉरेन कंपनी है एंड फॉरेन कंपनी के अंदर जो है वो टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ तक है तो नील, मतलब कोई जो है वो सरचार्ज नहीं लगेगा। एंड अगर मान लो जो है वो, वेट अ सेकेंड, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड 10 करोड़ तक है तो 2% जो है वो 2% ऑफ टैक्स का लगेगा। एंड अगर आपकी जो फॉरेन कंपनी है, आप मतलब मैं फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एंड अगर फॉरेन कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा है तो कितना जो है वो सरचार्ज लगेगा, 5% ऑफ टैक्स लगेगा। सो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो ख़त्म हो जाता है सरचार्ज का। सो एजुकेशन सेस जो है वो हर केस में लगता है एंड हर पर्सन पर जो है वो लगता है। अब सवाल उठता है कि ये जो है वो किसके ऊपर लगता है। ये अगर मान लो सिर्फ जो है वो टैक्स दे रखा है, सिर्फ आपका टैक्स आ रहा है जो है वो, तो टैक्स पे लगा दो। एंड अगर आपके पास में जो है वो टैक्स भी लग रहा है और सरचार्ज भी लग रहा है तो दोनों के जो है वो टोटल के ऊपर जो है वो क्या लगेगा, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगता है।
एंड ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है ये सबसे आखिर में जाके लगाया जाता है, जब आप रिबेट दे दोगे, सरचार्ज सब कुछ लगा दिया, सब कुछ करने के बाद में जो है वो क्या कर रहा है, उसके बाद में जाके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। रिबेट से पहले मत लगा देना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जो वन ऑफ द मतलब ये जो गलती जो सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, जो है वो रिबेट देने से पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगा देते हैं। ये गलती मत करना। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो एट द एंड जो है वो लगाया जाता है, एंड जो है वो जब सब कुछ कर लोगे फिर उसके बाद में जो है वो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगाना है। एक मार्जिनल रिलीफ होती है, वो भी जो है वो मिलती है। मार्जिनल रिलीफ भी इससे पहले होती है, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो सबसे लास्ट में लगाया जाता है। जब आप फाइनल टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, फाइनल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज वगैरह, उसके ऊपर जो है वो आप क्या करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगाओगे। एंड ये हर केस के अंदर जो है वो लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो जब जो है वो बजट 2018 आया था, तब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अरुण जेटली जो थे, उन्होंने जो है वो वेरियस प्रोग्राम जो है वो प्रपोज करे थे, जहाँ पर उन्होंने जो है वो ये सोचा था कि जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ की जो नीड्स को जो है वो फुलफिल करा जाए, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइंस हैं, एंड रूरल फैमिलीज जो कि ताकि इम्प्रूव करी जा पाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स, कोई क्वालिटी एजुकेशन जो भी ट्राइबल चिल्ड्रंस को देनी है उनको जो है वो दी जा पाएँ। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए जो है वो उन्होंने वेरियस प्रोग्राम जो है वो करे थे। एंड इन सारी चीज़ों को फंड करने के लिए, इन्हीं एजुकेशन एंड हेल्थ प्रपोजल्स को जो है वो फंड करने के लिए, जो भी उन्होंने बजट 2018 में अनाउंस करे थे, तब सेस को जो है वो क्या करा गया था, 1% से इंक्रीज़ करा गया था। एंड अकॉर्डिंगली जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस था उसको डिसकंटिन्यू करा गया था। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का जो है वो टैक्स पर जो है वो लगाया गया था, और ये अनाउंस करा गया था, इंक्लूडिंग सरचार्ज को जो है वो क्या करा था, इंट्रोड्यूस जो है वो करा था। तो ये जो है वो क्यों जो है वो लगाया जाता है, क्यों ये हमारे को पे करना पड़ता है, ताकि जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ की जो नीड्स जो है ना, बिलो पॉवर्टी लाइंस वगैरह के लिए, इसी के लिए जो है वो ये हमारे को जो है वो पे करना पड़ता है। तो सेस का मतलब ही ये होता है कि जो एडिशनल लेवी जो कि जो है वो चार्ज करी जाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, नाम से क्लैरिटी जो है वो मिल रही है कि ये हेल्थ एंड एजुकेशन पर्पस जो है वो गवर्नमेंट इसको जो है वो स्पेंड करेगी। मार्जिनल रिलीफ जो है वो क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो क्यों मिलता है। मार्जिनल रिलीफ जो है वो इसीलिए जो है वो दिया जाता है, मान लो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो आपकी इनकम से भी ज़्यादा जो है वो चला जाता है, इनकम से भी एक्सीड हो जाता है, किसकी वजह से, सरचार्ज की वजह से जो है वो एक्सीड कर जाता है, तो आपको जो है वो क्या मिलता है, मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिलता है। ये कब लगता है, जब मान लो आपकी इनकम जो है वो, जब सरचार्ज लगना चालू होता है, या सरचार्ज की जो है वो कोई नया रेट आता है, तो जो आपकी जो इनकम है वो उससे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा होती है, तो आपको जो है वो ये लगता है। अब जो थोड़ा बहुत कितना ज़्यादा होती है इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अब थोड़ा बहुत वो कितना ज़्यादा होगा, कितना जो है वो एक्सीड करना चाहिए, उसका जो है वो कोई भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया जो है वो नहीं है हमारे पास में। अब हम जो है वो इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसे जो है वो हमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ABC लिमिटेड है, एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर 402 करोड़ के अंदर है, 402 करोड़ है। अब मैंने जो प्रीवियस ईयर 18-19 की टर्नओवर क्यों लिखी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एक्ट 2020, मैं जो है वो इसीलिए टर्नओवर लिखे क्योंकि आपको पता ही होगा कि कंपनीज़ के ऊपर जो है वो टैक्सेशन जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी टर्नओवर जो है वो 18-19 में क्या है। अगर 400 करोड़ तक की टर्नओवर होती है तो 25% लगता है, 400 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रही होती है तो 30% लगता है। एंड अभी जो है वो करंट ईयर के अंदर उसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 101 लैक्स है, तो टैक्स जो है कितना लग जाएगा, 101 लैक्स के ऊपर 30% लग जाएगा, क्योंकि उसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ से ज़्यादा थी, तो टैक्स कितना आ गया, 30,30,000। ठीक है, अब इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा, 7% जो है वो लगेगा, और कितना सरचार्ज हो गया, ये 2,12,02,00,000 रुपये हो गया, तो टोटल जो है हमारे पास में हो गया ये 32,42,100। इसके बाद हमारे पास में अज्यूम करके चलो, मान लो अगर जो है वो उसकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ होती, तो टैक्स कितना होता, 1 करोड़ पे 30% 30 लाख रुपए जो है वो होता है ना। अगर उसकी इनकम जो है वो टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ होती, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स कितना होता, 1 करोड़ पे 30%, एंड जो है वो सरचार्ज होता नहीं, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर नहीं रही होती। तो इनकम अगर मान लो हमारी 101 लाख है, तो हमारे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 32,42,100। और अगर 1 करोड़ होता है तो हमारे को टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 30 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है। तो हमारी ये जो 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी, तो हमारे को एडिशनली टैक्स जो कितना पे करना पड़ गया,
2,42,100, तो मतलब इनकम जो है वो 1 लाख ही बढ़ी है। और बताओ टैक्स जो है वो टैक्स की बढ़त कितनी हो गई है, 2,42,100। तो इस केस के अंदर जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करा जाता है। क्यों जो है वो प्रोवाइड करा जा रहा है, क्योंकि टैक्स जो है वो इनकम से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बताओ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जो है वो रिलीफ जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करा जाता है। एंड टैक्स कितना पेड किया जाएगा, टैक्स जो भी 1 करोड़ पर होगा प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो भी 1 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 30 लाख रुपए पर टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना था, 30 लैक्स। एंड जो है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख रुपए की, तो 31 लाख रुपीज़ का टैक्स पे होना चाहिए। ठीक है, टैक्स टू बी पेड का मतलब एक्चुअली में टैक्स कितना पे होना चाहिए। तो मानना रिलीफ अब हम निकाल सकते हैं कि कितना हमने जो पे कर दिया एंड कितना पे होना चाहिए था। देखो टैक्स जो है वो ओरिजिनल इनकम पर कितना निकल रहा था, 32,42,100, लेकिन टैक्स जो टू बी पेड कितना होना चाहिए, 31 लैक्स। तो ये जो 1,42,100 का जो एक्स्ट्रा जो है वो जो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इनकम से भी ज़्यादा, उसका जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। मैंने आपको एक बात जो है वो क्लियरली बताई है कि ये कितना ज़्यादा क्या जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, ये आपको जो है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि अगर आपको जो है वो टैक्स अमाउंट जो है वो अगर आपकी इनकम अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि 1,42,100 का जो है वो क्या होगा, मानना रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में जो है टैक्स पेबल जो है वो कितना हो जाएगा, 31 लैक्स में सेस जो है 4% ऐड करेंगे तो 32,24,000 जो है वो हमारा वो बन जाएगा, टैक्स पेबल बन जाएगा। तो एक तरह से मानर रिलीफ देने के बाद में हमारा जो भी टैक्स टू बी पेड था, जो भी था 31 लैक्स का, जो भी हमने अभी निकाला था उसके ऊपर 4% ऐड करके इतना जो है वो टैक्स जो है वो बन जाएगा। क्योंकि वो जो था वो एक्सक्लूडिंग सेस था, तो सेस को इंक्लूड करके 4%, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास में बात आ जाती है कि स्टेप्स क्या होते हैं कि हमारे पास में मानर रिलीफ कैलकुलेट करने के। सबसे पहले जो है वो आप कैलकुलेट कर लो टैक्स जो है वो ओरिजिनल टोटल इनकम पर जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर लो विदाउट सेस। जैसे मान लो अगर टोटल जो है वो ओरिजिनल इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ है, तो उसके ऊपर जो है वो आप क्या कर लो, टैक्स जो है वो निकाल लो। अब उसके बाद में जो है वो आप टैक्स जो है वो निकाल लो, उसके आसपास वाली इनकम के आसपास जो है वो निकाल लो। इंडिविजुअल के केस में आसपास वाली इनकम कौन सी हुई, 50 लाख या 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो निकाल लो। डिपेंड करता है कि जो है वो आपका कहाँ पर जो है क्राइटेरिया जो है फॉलो हो रहा है। जैसे अभी हमारा 1 करोड़ 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर हमने जो है वो टैक्स जो है वो किसके ऊपर निकाल लिया था। वैसे तो अभी मैं कंपनी की बात जो है वो कर नहीं रहा हूँ, अगर कंपनी वाला आएगा तो वहाँ पर मैंने 1 करोड़ के आसपास का जो है वो निकाल लिया था, टैक्स जो है वो 1 करोड़ रुपये निकाल लिया था ना। तो वो स्टेप नंबर 2 जो है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो इंडिविजुअल का केस होता तो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम जो है वो टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट सेस। सो जो है वो हमने क्या करा था, कंपनी है, स्टेप 1 के अंदर हमने जो है वो 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स निकाला। स्टेप 2 के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, कंपनी के केस में जो है वो 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ के आसपास वाली, फर्म के केस में 1 करोड़ के आसपास वाली निकालनी होती है। तो हम जो है वो हमने क्या करा, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, 1 करोड़ के ऊपर जो है वो हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। बट ये एक बात जो है वो जरूर ध्यान रखना कि ये जो स्टेप 2 के अंदर आप जो टैक्स निकालोगे ये भी आपको विदाउट सेस जो है वो निकालना है। अगर मान लो कोई कंपनी की इनकम दे रखी है 10 करोड़ 1 लाख रुपीज़ जो है वो दे रखी है, तो आप जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो किसके ऊपर टैक्स निकालोगे, 10 करोड़ जो 1 लाख रुपीज़ दे रखी है उसके ऊपर जो है वो आप टैक्स 10 करोड़ पर निकालोगे, सॉरी 10 करोड़ पर निकालोगे स्टेप 2 के अंदर। एंड स्टेप 1 पर आप ओरिजिनल टोटल इनकम 10 करोड़ 1 लाख पर निकालोगे। अब आ जाता है हमारे पास में स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में टैक्स कितना पे करेंगे हम, जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो आया टैक्स, ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो टैक्स आया प्लस में जो आपने एक्स्ट्रा इनकम जो है कमाई, मान लो कंपनी है उसने जो है वो उसकी इनकम जो है 1 करोड़ 1 लाख है, तो उसने 1 करोड़ से ज़्यादा कितनी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो कमाई, वो 1 लाख रुपए की कमाई, वो जो है वो आप एक तरह से टैक्स जो है वो दे दो मैक्सिमम। क्योंकि आप जो है वो आपकी इनकम जो टैक्स अमाउंट जो इनकम से ज़्यादा आ रहा था, तो हम आपसे ना इनकम का कंपोनेंट ले लेंगे कि जो आपने एक्स्ट्रा इनकम जो है वो कमाई उतना ही दे दो। अब आ जाता है लास्ट स्टेप जो है वो मानर रिलीफ की कैलकुलेशन का। मानर रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 के अंदर जो है वो आपने ओरिजिनल टैक्स जो है वो निकाला था, यहाँ पर आपने ओरिजिनल टैक्स निकाला था। एंड स्टेप नंबर 3 के अंदर जो टैक्स जो है पे करना चाहिए, अगर आप इन दोनों को जो है वो डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा कि जो रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए वो जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगा कि कितना रिलीफ जो है वो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। बस आप एक बात ध्यान में रखना कि मार्जिनल रिलीफ की जो कैलकुलेशन होती है ये बिफोर सेस होती है, ये सेस से पहले जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है मार्जिनल रिलीफ की।
अब एक बात जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आता है कि हमारे को अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स जो है वो पे करना है। गवर्नमेंट को हमारे को जो टैक्स टू बी पेड है जो हमने निकाला है उसके अंदर 4% जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर कर फाइनली गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स जो है वो पे कर दो, जैसे अभी हमने जो है वो यहाँ पर ऊपर करा था। ये मैं जो है वो कब कह रहा हूँ, अगर मान लो आपसे कोई टैक्स पेबल पूछेगा तो आपको जो है वो क्या करना है कि जो है वो टैक्स टू बी पेड में 4% ऐड करके वो बता देना है। लेकिन अगर आपसे आपको सिर्फ जो है वो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी है तो वो तो जहाँ तक स्टेप नंबर 4 तक ही खत्म हो जाती है। अब हम इसे जो है वो बेटर जो है वो समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। मान लो कोई पर्सन है जिसकी टोटल इनकम जो है 51 लाख रुपीज़ है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम जो है टैक्स किसके ऊपर निकाल लेंगे 51 लाख पर। अप टू 2.5 लाख उसकी जो है वो नील, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% का टैक्स लग जाएगा। 5 लाख से 10 लाख तक जो है वो 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लग जाएगा। एंड 10 लाख से ज़्यादा जो भी इनकम है वो उसके ऊपर 30% का लग जाएगा, मतलब 12,30,000 जो है वो लग जाएगा। तो हमारा टोटल टैक्स जो है वो कितना हो जाएगा 13,42,500 जो है वो हो जाएगा। एंड इस केस में हमारा सरचार्ज जो है वो कितना लगेगा, हमारी इनकम 51 लाख है मतलब 50 लाख से ज़्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा 10% ऑफ टैक्स लगेगा। तो ये हो गया हमारा 14,76,750 जो है वो हो गया हमारा इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब हमारे को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो हमने टैक्स निकाला था 14,76,750 उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टेप 3 में जो जितना निकला था, जो भी टैक्स टू बी पेड था 14,12,500। तो हमारा क्या आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ जो है वो आ जाएगा 64,250। एंड टैक्स पेबल जो है कैसे निकालेंगे, जो भी टैक्स टू बी पेड था उसमें 4% का सेस ऐड कर देंगे तो टैक्स पेबल जो है वो हमारा निकल जाएगा। इस कैलकुलेशन को करने के बाद में हम जो है वो क्या हम मान के चलो सवाल आता है कि ये 14,12,500 जो है वो कैसे आया और स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 कहाँ गए। सबसे पहले जो है वो हम यही समझ लेते हैं, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 जो है वो सीख लेते हैं। देखो अब इसके बाद में जो है मैंने आपको बताया था 51 लाख था तो 50 लाख से कुछ ज़्यादा था, है ना। तो अब आप 50 लाख के ऊपर जो है टैक्स निकाल लो। 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स जो है वो कितना निकल जाएगा, 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स जो है 13,12,500 जो है वो निकल जाएगा। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि कोई इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं रही है तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। और स्टेप नंबर 3 के अंदर टैक्स टू बी पेड कैसे निकलेगा, स्टेप नंबर 2 में जो है वो हम एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वो सरचार्ज जो है मतलब टैक्स टू बी पेड जो है वो निकल जाएगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जो है वो कितना निकाला था 13,12,500 एंड एक्स्ट्रा इनकम जो है हमारी कितनी आ रही थी 50 लाख से कितनी ज़्यादा थी 1 लाख रुपए। तो 14,12,500 जो है वो हमारा हो गया टैक्स टू बी पेड है। तो यहाँ पर हमारा जो है टैक्स टू बी पेड कितना हो गया 14,12,500 है। और हमने जो है वो यही स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 से जो निकाला था वो हमने यहाँ पे डाल दिया था 14,12,500 और मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन जो है वो कर ली थी। और टैक्स पेबल तो पता ही है, जो टैक्स टू बी पेड होता है उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है मार्जिनल रिलीफ का। आई होप आपको जो है वो ये मार्जिनल रिलीफ जो है वो समझने में और सीखने में जो है वो आसानी हुई होगी। आप इसको जो है वो कॉन्सेप्ट को समझकर जितने भी मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चंस हैं या फिर जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको जो है अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हो तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। So thank you everyone for watching the video.